Hello children of 11th and 12th class. Today I will tell you about calculus. तो calculus क्या है? It is branch of mathematics which studies with the relationship between variables. तो quantities दो तरह की होती है, constant और variable. कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे ये रूम जिसमें मैं हूँ, इसका एक टेम्परेचर इस समय है हवा का, तो वो चेंज होता है। अभी थोड़ा ज़्यादा है, रात को कम हो जाएगा, एकदम सुबह सुबह और कम हो जाएगा, और फिर कल दिन में बढ़ता जाएगा जब धूप निकलती जाएगी। तो टेम्परेचर एक वेरिएबल है जो कि डिपेंड करता है टाइम पर और वेदर पर भी, मौसम पर भी, डेट पे भी डिपेंड करता है। तो जो क्वांटिटी चेंज हो सकती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है एबल टू वेरी और विच मे वेरी, जो बदल सके उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह की क्वांटिटी हो गई। एक तो हो गई कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और दूसरी है वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू में चेंज। जैसे अभी बाजार आप जाइए तो शक्कर का रेट पूछिए कि कैसे है, शक्कर क्या रेट है, तो कैसे क्या कितने रुपए किलो है। तो मान लीजिए उन्होंने कहा दुकानदार ने कि 40 रुपए किलो, तो आज 13 तारीख को 40 रुपए किलो है, तो कल क्या होगा? बदल सकती है, रेट बदल सकता है। कल हो सकता है 39 हो जाए, 42 हो जाए, और हो सकता है कि 40 ही रहे। तो अगर 40 ही रहेगा तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट है। लेकिन फिर भी शक्कर का रेट एक वेरिएबल है जो कि डेट पे डिपेंड करता है और प्लेस पे डिपेंड करता है। जैसे आज अभी शक्कर 40 रुपीज़ है यहाँ रीवा में, और आज ही लखनऊ में शक्कर कोई और रेट होगी। तो चीज़ें बदलती हैं टाइम के साथ और स्पेस के साथ, मतलब जगह के साथ। तो वेरिएबल होता है विथ टाइम और प्लेस और स्पेस, और कांस्टेंट का मतलब जो नहीं बदलता। कांस्टेंट का मतलब है जो बदलता नहीं है, डज नॉट चेंज। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने सन हैं, तो ये नहीं बदलता कि भाई एक सन है। कितने सन? 1, ये कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कि कोई वेरिएबल है, जैसे टाइम एक वेरिएबल है। टाइम अभी जो है थोड़ी देर में दूसरा टाइम हो जाएगा, तो टाइम एक वेरिएबल है। फिर दूसरा वेरिएबल है शुगर का रेट, तो अपन मान लें कॉस्ट। तो कॉस्ट डिपेंड्स ऑन टाइम, कॉस्ट डिपेंड करती है टाइम पर। तो आइए कॉस्ट को कहते हैं वाई। तो y डिपेंड्स ऑन, और टाइम को x कह सकते हैं या t कह सकते हैं। चलिए x कह देते हैं। तो y डिपेंड्स अपॉन x, तो उसको हम ऐसा भी कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। उसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं y कॉस्ट, y डिपेंड्स ऑन टाइम x। तो उसको दूसरे वर्ड्स में कहेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसको और कह सकते हैं y इज को इक्वल देते हैं, इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ को कह देते हैं f, और ऑफ ब्रैकेट लगा दिया और x, y इज इक्वल टू fx। अब मान लीजिए कि टाइम चेंज हुआ, तो y भी चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता।
पर मान लीजिए y भी चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, आज 13 है, 13th डेट है, कल 14th को शुगर का रेट चेंज हो गया। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है रेट कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है शुगर का रेट कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। ये सारी स्टडी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी है, दुनिया में हम यही तो पढ़ते हैं सब चीज़ें। तो वास्तव में कैलकुलस जिसको न्यूटन ने खोजा था ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है। तो इसलिए कहते हैं कैलकुलस इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल में दो तरह का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अपने आप से बदलता रहता है, जैसे टाइम, हम सोते रहें टाइम तो बदलता ही रहेगा, लेकिन शक्कर का रेट बदल भी सकता है, टाइम पे डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अक्सर इंडिपेंडेंट को हम डिनोट करते हैं x से और डिपेंडेंट को करते हैं y से। अब कैलकुलस के दो हिस्से हो गए, तो कैलकुलस के दो हिस्से हो गए, पहला हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा हो गया इंटीग्रल कैलकुलस। और कैलकुलस को डिस्कवर किया था न्यूटन ने। तो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? इट स्टडीज द रेट ऑफ वेरिएशन, कि कोई चीज कैसे वेरी करती है। तो ये स्टडी करता है रेट ऑफ वेरिएशन, ये आप याद रखिएगा कि टाइम के साथ शक्कर का रेट कैसे चेंज हो रहा, हर दिन 2 रुपीज़ चेंज हो रहा है, 1 रुपी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। इंटीग्रल कैलकुलस क्या करता है कि इट स्टडीज द समेशन ऑफ वेरिएबल्स। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन। जैसे आज आपने शुगर खरीदा 1 किलो, कल भी 1 किलो, परसों भी 1 किलो, अब बदलता रहा रेट, तो 30 दिन में आप मान लीजिए 1 किलो शुगर पड़ी 40 रुपए की, तो 30 दिन में 1 किलो लेंगे तो आपको 30 × 40 यानी 1200 रुपये देने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने कहा बाद में पैसे दूंगा, लेकिन अगर आज 40 है, कल 41 है, परसों 42 है, फिर 39 है, तो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल का जो समेशन है ये हो गया इंटीग्रल कैलकुलस, कि आपको महीने में कितना देना पड़ेगा। जहां हर दिन आपने 1 किलो शुगर ली और रेट जो है 40 था, फिर 39 था, फिर 41 था, 42 था, तो 40 + 39 + 41 इस तरह से होता जाएगा। ठीक है। तो शुगर के रेट्स जो है, जो मैंने आपको बताए हैं, मेरी बात समझने के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि आज शुगर का रेट क्या है, 40 रुपीज़। ठीक है। कल 41 हो जाएगा, परसों 39 हो जाएगा, जो भी। तो अब हम पहले स्टडी करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में इसका सिंबल है डिफरेंशियल का डी। ठीक है। तो अगर हमने लिख दिया डी, तो डी का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और अगर हमने लिख दिया ऐसा, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, तो इसका मतलब होता है चेंज। जैसे मान लीजिए शक्कर का रेट है, y है 40 रुपीज़, अब y हो गया 41 रुपीज़, तो डेल्टा y का मतलब है, डेल्टा यानी चेंज, y यानी शुगर का रेट, तो चेंज इन रेट ऑफ शुगर दैट इज
1 रुपीज़, 1 रुपये, ये रुपए का साइन क्योंकि 1 रुपये का चेंज हो गया। ठीक है, तो डेल्टा तो अगर हम लिखते हैं डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई। फिर लिखते हैं डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा से डोट करते हैं, चेंज इन एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, रेशियो ऑफ चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स। वाई में कितना चेंज हुआ, एक्स में कितना चेंज हुआ, इसको आप समझ रहे हैं। आइए अच्छे से समझ लें। मान लीजिए कि शुगर का रेट आज 40 रुपए है, तो 13th को आज अपन बना लेते हैं एक, यहां बना लेते हैं डेट, यहां बना लेते हैं रेट। तो रेट को कहते हैं वाई, डेट को कहते हैं एक्स, डेट यानी टाइम। तो जब डेट है 13 तो रेट है 40। अब मान लीजिए डेट हो गया 16 तारीख को, तो शुगर मान लीजिए हो गया 42। ठीक है, तो डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, एक्स मतलब डेट, चेंज इन डेट। डेट कितनी चेंज हुई, अगर डेट 13 थी 16 हो गई, कितनी चेंज हुई, 3 दिन। और डेल्टा वाई मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ शुगर, शुगर रेट कितना चेंज हो गया, 40 से 42 हो गया, मतलब 2 रुपीज। ठीक, तो डेल्टा वाई 2 रुपीज का चेंज हो गया, डेल्टा एक्स 3 डेज का चेंज हो गया, मतलब 3 दिन में शक्कर का रेट चेंज हुआ 2 रुपए। तो अब हम निकाल लेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब 2 रुपए, ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन 3 दिन। तो ये हो गया 2/3.66 रुपीज पर डे, रुपीज पर डे, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आ गया 0.66 रुपीज पर डे। यहां पर एक नई टर्म आपको दे रहे हैं हम, और वो है कैलकुलस की टर्म, वो है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि डी था डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में अपन कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वही है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। विथ रिस्पेक्ट मतलब की तुलना में, यानी रेशियो। तो डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT भी कह देते हैं। तो ये हो गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाई, इसको अच्छे से पढ़ना सीख लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, और इसका मतलब होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग पढ़ते हैं वाई, और इसको पढ़ते हैं अपॉन 3/5, ऐसा अपॉन या डिवाइडेड बाई, या इसको बाय भी कहते हैं। तो याद रखें, इसको बाय कह सकते हैं, वाई नहीं। तो ये बात आप याद रखें। जैसे किसी ने कहा 3/4, तो बोलेंगे 3/4, या वही 3/4, तो बाय बोलेंगे और इसको वाई बोलेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ही बोलते हैं बाय,
गलत है, उसको बोलेंगे वाई। इंग्लिश का जो लेटर है वो बाई नहीं है, बाई तो एक बी वाई अलग वर्ड है, एक्स वाई जेड वाला जो वाई है वो वाई है, बाई नहीं है, ये बाई है। तो इसको जैसे पढ़ेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको पढ़ेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ₹2 बाई 3 डे, इस तरह से पढ़ेंगे। तो डिवाइडेड बाई अपॉन को कहते हैं बाई शॉर्ट में। तो डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन भी कह सकते हैं। डी एक्स क्या है, तो मैं आपको देता हूं डेफिनेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसकी डेफिनेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कंडीशन, विद द कंडीशन दैट, इस शर्त के साथ कि, लिमिट मतलब इस शर्त के साथ कि, विद द कंडीशन दैट। क्या कंडीशन, डेल्टा एक्स 0 की ओर बढ़ रहा है। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू। टेंड्स टू मतलब है की ओर बढ़ रहा है। डेल्टा एक्स टेंड्स टू, ये टेंड्स टू ये है, ये वाला 0। डेल्टा एक्स 0 की ओर बढ़ रहा है मतलब डेल्टा एक्स कुछ है जो कि जैसे वहाँ पे डेल्टा एक्स 3 था तो वो 0 की ओर बढ़ रहा है, यानी 3, डेल्टा एक्स 3 नहीं हो गया, वो 0 की ओर बढ़ रहा है, मतलब वो 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 की ओर बढ़ रहा है। 0 की ओर बढ़ रहा है मतलब कि 0 का चेंज का मतलब है कि 13 तारीख से 13 तारीख का ही चेंज, यानी 0 का चेंज, तो वो है 0 की ओर बढ़ रहा। 0 पर बढ़ रहा मतलब कि लगभग कोई चेंज ही नहीं हुआ। भाई कोई चेंज 0 की ओर बढ़ रहा है मतलब कि 0 का चेंज हुआ, मतलब चेंज ही नहीं हुआ, लगभग कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं डेफिनेशन बता रहा था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट विद द कंडीशन दैट डेल्टा एक्स 0 की ओर बढ़ रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब एक्स में जो चेंज है और वाई में जो चेंज है उनका रेशियो कहलाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, जबकि डेल्टा एक्स 0 की ओर बढ़ रहा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी ने कहा डी ए अपॉन डी बी, तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, और कंडीशन, लिमिट की कंडीशन है कि डेल्टा बी 0 की ओर बढ़ रहा है। मतलब जब कोई डेल्टा बी बहुत छोटा हो तब डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी की जो वैल्यू आती है वही है डी ए अपॉन डी बी। अब इसके कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो कैलकुलस के फार्मूले को हम डिराइव नहीं करेंगे, इन्हें आप याद कर लीजिए। फार्मूले ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, अभी हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं और इंटीग्रल कैलकुलस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक आप लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। तो पहला फार्मूला है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स को चेंज करेंगे तो कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तो इसका चेंज होगा 0, और इसका चेंज मान लो हुआ 5, तो 0/5 आ गया 0। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0, जहां c एक कांस्टेंट,
जैसे 2, 5 ऐसा। दूसरा है डी सी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी डी वाई अपॉन डी एक्स। ये सी बाहर आ गया, ये एक्चुअली कांस्टेंट इनटू वाई यानी वेरिएबल था, वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो सी को बाहर ले लिया हमने, सी इंटू हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे किसी ने कहा डी 10 cos x अपॉन डी एक्स, तो आप इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। ये 10 बाहर आ गया क्योंकि चेंज नहीं होता और अंदर ऐसा हो गया। एक एग्जांपल लेकर मैंने आपको बता दिया है। ये कैलकुलस का दूसरा फार्मूला है। ये फार्मूले मैं कहूँगा कि आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और फिर इसका यूज़ करना शुरू करिए, तो आपको धीरे धीरे ये फार्मूले याद हो जाएंगे यूज़ करते करते। तीसरा लेते हैं डी यू प्लस वी अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। मतलब ये u प्लस वी था, u एक वेरिएबल है, v एक वेरिएबल है, u एंड v आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो u प्लस वी होगा, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन प्लस डी वी बाई डी एक्स। चौथा होगा डी यू माइनस वी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अगला फार्मूला है डी यू इंटू वी अपॉन डी एक्स। अगर u इंटू वी हो और उसका कोई डिफ्रेंशिएट करने को कहे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ध्यान दीजिएगा फार्मूला ये बड़ा खास है, u बाहर आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस v आ जाएगा इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इसे याद रखिएगा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो ये ना सोचिए कि डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। सारे फार्मूलों को ध्यान से देखते जाइए और ये समझ लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय पूरे फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की चल रही है और 11th 12th की दोनों क्लास के बच्चे इसका लाभ उठाएं। छठवां है डी यू अपॉन वी अपॉन डी एक्स। ध्यान रहिए मैं u ऐसे लिखता हूँ ऐसे और v मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, कई लोग v को ऐसे लिख देते हैं तो फिर कभी कभी उसको ऐसा भी लिख देते हैं और फिर u से कंफ्यूज होते रहते हैं। ये बेवकूफ़ी मत करिएगा, आप भी एक नियम बना लीजिए और वैसा ही करिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये u है और ये v है। ठीक है, तो डी यू अपॉन वी अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाता है v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स होल अपॉन v का स्क्वायर। ये आप जान लीजिए ये फार्मूला। कुछ और बड़े अच्छे फार्मूले हैं। डी ई पावर एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, जहाँ ई एक नंबर है जिसे लगभग 2.718 जिसकी वैल्यू होती है एंड ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। और लॉगरिथम के टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था। आठवां है डी ए पावर एक्स अपॉन डी एक्स। ए कोई नंबर है या a इज अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा a पावर x log ऑफ a टू द बेस e।
नाइन्थ है डी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, x पावर n अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा n x पावर n माइनस 1। याद रखें n इज ए नंबर, n कोई नंबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डी एक्स पावर n अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 is, remember this very important formula। यहां पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आज मैं बता रहा था कि शक्कर का जो रेट है वो बदलता है, किसके साथ, टाइम के साथ और स्पेस के साथ। तो मैंने शक्कर का आज का जो रेट आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, वो कितना था। ऑप्शन फर्स्ट है 40 रुपीज़, सेकेंड है 30 रुपीज़, ऑप्शन थर्ड है 50 रुपीज़, ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये ब्राउन क्वेश्चन आप आंसर कर देंगे। अब लेते हैं अगला फार्मूला, 10th फार्मूला, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। 11, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स होता है माइनस साइन एक्स। डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसे याद रखिए, डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, 14th होता है डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स, ये आता है सेक एक्स टेन एक्स। और 14th होता है, और 15th डी क्या होगा, कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कोसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन माइनस में, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो ये अगली वैल्यू हो जाएगी। अगला फार्मूला, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, 16th, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, 1 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17 है डी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेक इनवर्स हो जाएगा यही प्लस में। ठीक है, तो इन्हें आप याद कर लेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इनको सबको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और बल्कि आप एक वाइट पेपर में लिखकर जहाँ बैठते हो पढ़ने वहीं सामने दीवार पे चिपका लीजिए, तो आपको ये हमेशा याद रहे। 19th हो गया, और 20th हो गया वो
डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब 21वां, डी वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी जेड। इस फार्मूले को बोलते हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन, इसका नाम रखा गया है। एक्चुअली क्या है, कोई खास बात नहीं है, डी वाई अपॉन डी जेड था तो डी वाई है ही, नीचे एक डी एक्स लिख दिया तो ऊपर भी एक डी एक्स लिख दिया और डी जेड यहाँ आ गया। आपको नहीं पसंद हो तो आप डी एक्स काट दीजिए और डी वाई बाई डी एक्स जेड वापस आ गया। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिए। 22 है डी लॉग एक्स टू द बेस ई अपॉन डी एक्स, तो ये होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये 22 फार्मूले अभी मुझे ध्यान में आ रहे हैं, यही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हीं को आप करिएगा, याद करिएगा। चलिए एक आध सवाल ले लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे आप सवाल करेंगे या हाउ विल यू यूज दीज फार्मूले। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, क्वेश्चन लेते हैं, डी 3 tan x अपॉन डी एक्स। तो आप इसको देखिए, फार्मूला आपको एक फार्मूला मिला था डी सी वाई अपॉन डी एक्स, सी बाहर गया था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उसी तरह 3 बाहर जाएगा 3, इसका ये तो खैर क्वेश्चन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं, डी 3 tan x अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 3d tan x अपॉन डी एक्स। और d tan x अपॉन डी एक्स देखिए इस लिस्ट में, तो क्या होगा, इस चीज़ की वैल्यू होती है sec स्क्वायर एक्स और इसमें कोई d नहीं है, मतलब आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल कर लेंगे। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, d 7 प्लस cos x अपॉन डी एक्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा d7 अपॉन डी एक्स प्लस डी cos x अपॉन डी एक्स। देखिए ये u की तरह है और ये v की तरह है। अब आप कहेंगे वेरिएबल तो नहीं है, पर हो गया चल जाएगा, मतलब अगर वेरिएबल भी होता तो भी दो चीज़ें हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, u प्लस वी, डी यू प्लस वी, देखिए एक फार्मूला है अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो हो जाएगा d7 अपॉन डी एक्स डी cos x अपॉन डी एक्स। अब d7 अपॉन डी एक्स, 7 कांस्टेंट है तो d कांस्टेंट अपॉन डी एक्स हो जाएगा 0 प्लस d cos x अपॉन डी एक्स। इसको आप फार्मूला देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है माइनस साइन एक्स, तो दोनों साइन एक साथ नहीं होने चाहिए, तो ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर ब्रैकेट खुल जाएगा, ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 0 प्लस माइनस साइन एक्स तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक और लेते हैं क्वेश्चन 3, टी एक्स पावर 6 अपॉन डी एक्स। अब आप देखिए ये इसका फार्मूला आप देखिए, इस तरह का हमने आपको दिया था डी एक्स पावर एन अपॉन डी एक्स, जहाँ एन एक नंबर है, जैसे 6 एक नंबर, तो ये हो जाता था एन एक्स पावर एन माइनस 1, कि अगर डी एक्स पावर एन अपॉन डी एक्स है तो हो जाएगा एन एक्स एन पावर एन माइनस 1। तो उसी फार्मूले से करें तो डी एक्स पावर 6 अपॉन डी एक्स, तो वो जो n होता है वो यहाँ आ जाता है, तो 6 यहाँ आ जाएगा। फिर लिखते हैं x और पावर n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6x पावर 5। और इस तरह से इसमें अब कोई d नहीं है, इसलिए ये आंसर आ चुका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप कर लेंगे। मैं आपको घर के लिए भी क्वेश्चन दे देता हूं।
होमवर्क पहला देता हूं, ठीक है, दूसरा देता हूं तीसरा, -7 tan x, चौथा देता हूं d cos x इंटू डी एक्स cos x अपॉन डी एक्स। ये बीच में इंटू है तो ये u इंटू वी हो जाएगा, ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी वही मतलब निकलेगा। इसको आप कर लीजिएगा। पांचवा है d cos स्क्वायर x अपॉन डी एक्स। ये 5 क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसको हम नाम देते हैं चैप्टर का कैलकुलस 1, यही नाम देते हैं अपन। इसका प्रारंभ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।